ईशा की नमाज हो चुकी थी। हाँ, लेकिन सुन्नत नफिल पढ़ रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे मशवरा, कुछ लोग सुन्नत नफिल पढ़ते मशवरा करते। कितने लोग जख्मी हुए होंगे अंदाजा उसमें? उसमें 13 लोग जख्मी थे। अच्छा, इसमें से एक शहीद हो गया। पुलिस वाले कब आए? पुलिस वाले कब आए? वो तो 2 घंटे के बाद में आए। अच्छा, उनके हाथों में क्या क्या हथियार थे? हथियार अपने आए तो मस्जिद कहाँ पे है, पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? ये मॉब जब पुलिस स्टेशन सामने से गया तो पुलिस बेचारी अंधी बहरी बैठी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी बात और पूछने की है, अपने जो साथी जख्मी हुए थे, एक तो अपना नौजवान शहीद हो गया, हाँ ना। दूसरी बात अभी हॉस्पिटल में कितने एडमिट हैं? विक्रम पावस्कर ने बोला है किसी को रखने का नहीं, सबको खत्म करने का, एक भी लांडे छोड़ने का। ये बात है। कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। गृह मंत्री अपना है। ये सुना, गृह मंत्री अपना है विक्रम पावस्कर। विक्रम पावस्कर का नाम है उसमें? है ना। सुनो, अच्छा, और उसमें ये भी था कि गृह मंत्री हमारे पीछे है। हाँ, शंभूराजे देसाई, देवेंद्र फडणवीस। बाप रे बाप. तक्रार दिल्यानंतर सुद्धा पोलिसांनी विक्रम पावसकरचं नाव वगळलं. मैं मुस्लिम ऑफिसर हूं, इसलिए मुझे बचाओ. इन्हों जो हराम का पना करे उसमें कैसा बचेंगे? हमारा मानना है कि कोई भी ऑफिसर जब ऑफिसर होता है उसकी कोई जात नहीं होती. इसको चूंकि हमारे काम में बीवी समझे क्या हमारे. महाराष्ट्र में हम चंद दिनों के बाद धरने आंदोलन करेंगे. 10 तारीख की शाम में एक बड़ा जमाव मूसेवाड़ी शहर में निकलता है. मैं मूसेवाड़ी गांव को विजिट दिया हूं. वो जमाव पुलिस स्टेशन के सामने से जाता है और जाकर मूसेवाड़ी की जामे मस्जिद में हायदोश रक्तपात करता है. उस वक्त मस्जिद में तकरीबन 9 से 9:15 का, 8:45 से 9:30 का टाइम होगा. 15-20 नमाजी थे. नमाज हो गई थी, कुछ पठन करते बातचीत करते बैठे थे. वो जमाव ने जाके वहां हमला किया. उनके पास रॉड था, चाकू थे, हथियार थे, लाठी थी, काठी थी. फिर उसमें हमारे भाई का 31 साल का इंजीनियर बेटा मार दिया गया और उसकी डेथ मस्जिद में ही हो गई. जब हमने मस्जिद को विजिट की 17 तारीख को, मैंने खून के निशान दीवारों पर देखे, चटाई पर देखे, वजू खाने में देखे. उसके वीडियो शूटिंग मेरे पास मौजूद है. हम जब मूसेवाड़ी का दौरा करके वापस आ रहे थे, एक पुलिस के अधिकारी ने फोन करके पूछा, डॉक्टर साहब सब अच्छा है ना? मैंने बोला पुलिस तो 2.5 घंटे के बाद पहुंची थी, उसकी मौत तो मस्जिद में हो गई थी. तो पुलिस ने हमसे कहा नहीं, वो दवाखाने में मरा और उसमें 15 लोग जख्मी हुए. मस्जिद का जो सामान था वो कुरान शरीफ, दीनी किताबें, जानिमाज, वो सब बाहर आके जला दिए. जब हम 8 दिन के बाद जब गए तो राख का ढिगाल था. मस्जिद के दरवाजे, वजू खाने, वो वजू की जगह सब तोड़ फोड़ कर दिए. अब ये तो होगी हमने वस्तु स्थिति देखी, मगर जब दंगल हुई थी 10 तारीख को तो मैंने एसपी से बात की थी. मैं आपको बता दूं, मैं जियाउल स्कूल बैठा था. मुझे पहले एक बहन का फोन आया, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, सतारे से. उसने कहा डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो गया. मैंने मुझे डिटेल भेजो. उसके 3 मिनट के बाद असदुद्दीन अवैसी का फोन आया मुझे, कहा डॉक्टर साहब जल्दी इंक्वायरी करो. फिर मैंने एसपी का नंबर लिया, एसपी से बात किया. एसपी ने बोला साहब ऐसा वाकया हुआ है,
यानी ये बात कब की है? 11 तारीख। वाकया कब हुआ? 10 की रात में हुआ। 2-4 लोग दिल को जख्मी भी हमने इलाज करके भेज दिए, एक आदमी की मृत्यु। जबकि हकीकत ये थी कि 15 लोग जख्मी थे और उनको कृष्णा हॉस्पिटल कराड़ में एडमिट करके इलाज किया गया। और जब हम पहुंचे 17 तारीख को, हम चाह रहे थे जख्मियों से मुलाकात होना, तो उन्होंने वो जख्मियों को डिस्चार्ज करके पंगा दिए ताकि मुलाकात हो। हम सिर्फ भाई के मकान जा सके और कुछ जख्मियों से फोन पे बात की। मैं वो बात भी सुनाता हूँ आपको। जख्मी के एक आदमी ने मुझसे कहा, ये जो मॉब आया था, मॉब कह रहा था विक्रम भाई का आदेश है कि सबको खलास कर दो, डरने की जरूरत नहीं है, गृह मंत्री अपने पीछे। एक जख्मी ने अपनी तकरार में ये बात नोट की है, मगर इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने समझा कि डीएसपी साहब कहीं ना कहीं अपना फर्ज कर्तव्यामध्ये कसूर करता है, जाणून बुजून करता है, एका पक्षाला मदत करता है, ते भारतीय जनता पक्षाचे डीएसपी म्हणून काम करत आहे। 11 तारखेला जेव्हा माझ्या एसपीशी बोलणं झालं, तर आमचे काही ओळखीचे लोक आहे, मिरजमध्ये आहे, सांगलीमध्ये आहे। अगोदर मी एनसीपी मध्ये होतो, मी काही माणसाला फोन करून विचारलं, तर त्यांनी सांगितलं हे सर्व कारस्थान मागे विक्रम पावसकरचा संबंध आहे आणि हा विक्रम पावसकर शिव प्रतिष्ठान संभाजी भिरे यांशी जोडलेला आहे। त्याच दिवशी मी ईमेलद्वारे स्पेशल आयजीपी कोल्हापूर, आता असं आहे सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, पुणे हा एक रेंज डिव्हिजन आहे, त्याचा स्पेशल आयजीपी कोल्हापूरमध्ये राहतो। त्या स्पेशल आयजीपी साहेबांना, डीएसपी साहेबांना ईमेल पाठवलं, तो मी इथे तुमच्याकडे लावून दिलेला आहे। तो आहे निशाणी क्रमांक क। आणि जेव्हा मी वस्तुस्थिती पाहिली तर माझ्या लक्षात आलं, आणि मी एकटा नाही गेलो, माझ्या बरोबर आमचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष हकीम मुजावर साहेब होते, फैयाज भाई होते, आमचे विकास एटके होते, असलम भाई होते, अख्तर हाजी होते, अमजद चाचू होते। आम्हाला रस्त्यामध्ये 10 ठिकाणी अडकण्यात आलं। डीएसपी साहेबांची इच्छा होती की मी त्यांच्याशी अगोदर बोललो पाहिजे। डीएसपी साहेबांची इच्छा अशी होती, त्यांचे नाव आहे शेख समीर, मुस्लिम कार्ड, मैं मुस्लिम ऑफिसर हूं इसलिए मुझे बचाओ। इन्हों जो हराम का पना करे उसमें कैसा बचेंगे। हमारा मानना है कि कोई भी ऑफिसर जब ऑफिसर होता है उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कर्तव्य उसकी जात होती है। तो हमने एसपी से बात नहीं किया, मैंने उनसे कहा हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते, हम स्पेशल आईजीपी के पास जाएंगे। तो हम 18 तारीख को स्पेशल आईजीपी के पास गए और जाकर निवेदन दिए, और निवेदन में ये बात थी कि डीएसपी को नीचे के जो अधिकारी पुसेवाली पोलीस स्टेशन से संबंधित है इनको निलंबित किया जाए। त्यांना आपल्या कर्तव्यात गंभीर रूपाचा कसूर केलेला आहे, जाणून बुजून केलेला आहे, दंगेखोरांची मदत केलेली आहे, योग्यरित्या कारवाई केलेली आहे। दुसरी आमची माग अशी होती, जे नूर हसन ज्यांना अमानुषपणे मारण्यात आला, त्यांना शहीद करण्यात आला, त्यांना 1 कोटी मावेजात सरकारने दिला पाहिजे। प्रत्येक जखमीला 1-1 लाख रुपये दिला पाहिजे गंभीर स्वरूपाचं।
आणि हे विक्रम पावसकर बाबत योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे, चौकशी झाली पाहिजे. राज्याच्या गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नाव त्याच्यामध्ये आहे. त्याबद्दल काहीच कारवाई झालेली नाही. आम्ही तुमच्या समोर यासाठी आलेलो आहे की ही बातमी जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे. हे दंगल झाल्यानंतर 4-5 दिवस इंटरनेट सर्व्हिस बंद होती, कर्फ्यू होता, आम्हाला जाण्यास मनाई होती. पूर्ण प्रशासन हे मिटविण्यासाठी तयार होतं. आणि दुर्दैवाची गोष्ट तुमच्या माध्यमातून मला ते सर्व सेक्युलर पार्टीला विचारायचे आहे की एका राज्यामध्ये एका छोट्या गावामध्ये अत्याचार, एका समाजावर मारहाण, एका युवकाची मृत्यू जाने, किसको भी शर्म नहीं है वहां जाने के वास्ते. जालना में लाठी चार्ज हुआ तो सब जमा हो जाते हैं. मुसलमान का खून सस्ता है क्या, ये पूछना है मुझे. शरद पवार साहब कहां मुंह छुपा कर बैठे थे? विनायक राउत साहब कहां बैठे थे? उद्धव ठाकरे साहब तुम कहां थे? और मुसलमान के नेता आरिफ नसीम खान हो या कोई और नेता हो कांग्रेस पार्टी के, वो कहां सो गए? उनका जाने में क्या, इनको पेट में दुख रहा था कि कुछ और कमजोरी थी इनकी? हम जाने के बाद 19 तारीख को अजीत दादा गए थे, पूछा पूछी विचा पूपी करके आ गए. और फिर हमारे एक आदमी से कहने लगे मुसलमान का ऑफिसर है, अब कैसा कार्रवाई करना उसमें. हमारा कहना यह है, पुलिस अधिकारी मुसलमान हिंदू नहीं होता. पुलिस अधिकारी देश का नागरिक और जिम्मेदार अधिकारी होता है. अगर त्यांनी असा कर्तव्यात गंभीर रूपात कसूर केला आहे त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. अजून त्याच्या परीक्षेचे विषय सांगतो मी तुम्हाला हे सर्व कॉपी दिलेले आहे, पुरावे दिलेले आहे. मी तुम्हाला एक जो डिस्कशन झाला माझा जख्मी से, मैं भाई के मकान में बैठा था. मैंने बोला यार कोई जख्मी से मेरी बात कराइए. तो वो जख्मी से मैंने बात करके पूछना चाहा कि भाई एक्चुअल हुआ क्या. अभी आपके साथ में हमारे शहीद के वालिद मौजूद है, ये मुदर्रिस हैं, इनको एकलौता एक बेटा था जो शहीद हो गया. ये अब्दुल खादर जख्मी भाई बैठे हैं, इनसे भी आप बात कीजिए. हमारे आखिर भाई भी कुछ बोलेंगे, फैयाज भाई बताएंगे. मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया हूँ. नॉर्मली मैं फ़ोन पे कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करता और मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग नाम को नहीं थी, मगर उस दिन मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया कि भाई जो चीज़ें वो सुन रहा हो सही है कि नहीं है, अपने को तकरार देने की थी. अरे इरफान को बोला ना अपनी वो जो जमाओं ने मस्जिद में आके हमला किया, उस वक्त उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या तो अंदर तो घुसे थे तो 70-80 लोग थे, लेकिन बाहर 500-600 लोग थे. सच्ची भी 500-600 तो नहीं हो सकते, कम होंगे. नहीं, मस्जिद के बाहर बहुत थे. अच्छा, अंदर 70-80 बच्चे आए थे और मस्जिद के. अच्छा, अंदर आके कुछ नारे हमारे मेरे जय श्री राम. अच्छा, यानी आपका कहना है कि 70-80 अंदर घुस के आए थे और आप वो ये मैं कह रहा हूँ. हम 15-20 लोग थे. नहीं, आप नमाज पढ़ चुके थे कि नमाज हो गई थी? कुछ लोग नमाज जमात हो चुकी थी. जमात हो गई थी. हाँ, सुन्नत नफल पढ़ रहे थे. पीछे का आवाज कम करो ना. पीछे जाओ. जो बैकग्राउंड में जो पीछे की आवाज, पीछे आपके फोन में पीछे कुछ आवाज आ रही. हाँ, एक मिनट. हाँ बोलो. मुझे क्या पूछना था, ईशा की नमाज हो चुकी थी? ईशा की नमाज हो चुकी थी. हाँ, लेकिन सुन्नत नफिल पढ़ रहे थे. कुछ मशवरा, कुछ लोग सुन्नत नफिल पढ़ते मशवरा करते. हाँ, फिर ये तो घुस के आ गए अंदर. आके फिर उन्होंने क्या कर दिया, मारपीट शुरू कर दिया. मारपीट शुरू कर. कितने लोग जख्मी हुए होंगे अंदाजा उसमें?
उसमें 13 लोग जख्मी थे, अच्छा, जिसमें से एक शहीद हो गया। उनके तो मकान बैठा हूँ मैं, तो 13 जख्मी भी थे, तो सबको हॉस्पिटल में शरीक किए थे। हाँ, सबको हॉस्पिटल में किया था। और पुलिस कल कितनी देर में आई वहाँ पे? हाँ, पुलिस कितनी देर में आई? नहीं समझा मैं। पुलिस वाले कब आए? पुलिस वाले हाँ, कब आए? वो तो 2 घंटे के बाद में आए। अच्छा, और ये मस्जिद कहाँ पर? नजदीक में है? अपन नमाज पढ़ेंगे शादी वहाँ पे, ऐसा की नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़े, ठीक है। दूसरी बात ऐसी थी, आपको हाँ। कुछ समझ में नहीं आया कैसा हो गया जो है ना? नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, उनके हाथों में क्या क्या हथियार थे? हथियार अपने लोखंडी रॉड थे, और लाठियां थी। और जब 500-600 लोग आए तो मस्जिद कहाँ पे है, पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? एक आधा किलोमीटर के फासले पे है। फासले पे है। और वो रास्ता जो मस्जिद को जाता है पुलिस स्टेशन के सामने जाता है क्या, अलग से रास्ता है उसका? सामने से जाता है। वेरी गुड। इसका मतलब ये है, ये मॉब जब पुलिस स्टेशन सामने से गया तो पुलिस बेचारी अंधी बहगी बैठी थी। अच्छा। दूसरी बात और पूछने की है, अपने जो साथी जख्मी हुए थे, हाँ, एक तो अपना नौजवान शहीद हो गया। हाँ ना। दूसरी बात, अभी हॉस्पिटल में कितने एडमिट हैं? हॉस्पिटल में तो सर सब अभी कल छोड़ दिया उनको। लेकिन अभी क्या है, हाँ। इधर बस्ती में कोई नहीं है। वो जिसके उसके मेहमान ने अपने अपने, कोई ससुराल गया, कोई मामू के इधर, कोई ऐसे। खौफ से, सही बात है। हाँ, अब पुलिस ने भिजा दिया वो इधर उधर, बात नहीं फैलना बोलती। नहीं, वैसे अभी वो क्या, हम तो अनजाने इन सब बातों से। जमात भी आई हुई थी क्या अपनी? हाँ, जमात भी आई थी। जमात कहाँ की आई थी? यहाँ पे कराड़ के बाजू में वागिरी बोल के, वहाँ की जमात आई थी। तो जमात के कोई साथी जख्मी भी थे उसमें? हाँ, जमात के भी 3 साथी थे ना जख्मी। अच्छा, उस जख्मियों की यादी पुलिस ने सबका मेडिकल कराई क्या उसने? हाँ, किया है ना। अच्छा। और जख्मियों में से सब बच गए, कोई मरा नहीं, एक ही शहीद हुआ? एक ही शहीद हुआ। अच्छा। तो मुझे इस बात को और समझ के रहना था कि एक मॉब आया था तकरीबन 500-600 लोगों का। मस्जिद की साइज कितनी है? छोटी है चलो। मस्जिद की साइज बड़ी है ना। तो फिर 70 लोग बाकी को क्यों बाहर ठहरे रहते? अभी क्या पता अभी उनका क्या। अच्छा, दूसरी बात ऐसी थी, कुरान शरीफ को जलाया क्या उन्होंने? नहीं, इधर तो नहीं जलाया। अच्छा, मस्जिद की तोड़फोड़ की है क्या? हाँ, मस्जिद की तोड़फोड़ कर दी। क्या तोड़फोड़ की उन्होंने? सब नल, वजू खाने, संडास बाथरूम के दरवाजे, वाटर प्यूरिफायर, जितने भी बर्तन काम का सामान इधर था वो सब। अच्छा। यानी कुरान शरीफ को नहीं, मतलब जाय नमाज उठा के फेंके होंगे, दरवाजे तोड़ेंगे? जाय नमाज और तुम्हारा गालीचा वगैरह जो भी कुछ है, हाँ, उसको सब जला दिया। और मस्जिद के बाहर जितने भी 2 व्हीलर गाड़ियां थी उसको सबको जला दिया। अच्छा, मस्जिद के बाहर जो नमाज पढ़ने को 2 व्हीलर पे आए थे उनकी गाड़ियां जला दी है? हाँ। अच्छा। उसके बाद दुकानें कितनी जली? दुकान तो एक जला। किसकी दुकान थी वो? मुबिन बागवान बोल के है हमारा। की दुकान थी वो? मोबाइल की। और बाकी दुकानें कितनी जगह? नहीं, एक ही दुकान जली? दुकान एक ही जली, लेकिन दुकान की तोड़फोड़ कर दी है बाकी से बहुत सारी दुकान। कितनी दुकान तोड़फोड़ की है? कम से कम हाथ गाड़ी थे जो फ्रूट के, और 4 गाड़ी थे उसको तोड़ दिया। एक जूस का गाड़ा, और भाजी पाले के 3 दुकान थे दुकान, और जितनी भी 2 व्हीलर घर के बाहर थी। अच्छा, वो मॉब पहले मस्जिद में हमला किया फिर वापस आया? नहीं, पहले ऊपर से चौक से हमला करते हुए मस्जिद पास आया। मस्जिद पुलिस क्या सो रही थी क्या? पुलिस तब ज्यादा नहीं थी ना इधर, 1-2 भी नहीं थी है ना। उनके ऊपर भी पथराव किया है। वाह भाई वाह। और पुलिस के पास फायरिंग पिस्तौल गाड़ी कुछ नहीं रहती क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात सही है बागवान साहब।
मेरे भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मतलब वो आज से वो आवाज करते आए थे, कहाँ से, जो कहाँ से निकला था ग्रुप, ये ग्रुप कहाँ से निकला था? अभी जहाँ से तो आपने एंट्री किया ना चौक से, हाँ हाँ, आप सातारा से आए ना? और सातारा से हम वो मेन रोड से अंदर घुसे। हाँ, उधर से जिधर से आपने लेफ्ट लेके वो बैरिकेड से अंदर आए ना, हाँ हाँ, उधर से वो चौक से वो होते हुए नीचे आया, मस्जिद से आके फिर दूसरे रोड से दूसरे नहीं, उसके आगे का जो मुद्दा है ना, बहुत अब बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने मुसलमान के घरों में कोई तकलीफ दी? नहीं, घरों में नहीं गए। घरों में नहीं गए, यानी दरवाजे पर ऊपर छत पर पत्थर मारे। वो दरवाजे अभी हर एकला दरवाजे को पकड़ के बैठ गया था। और ये माहौल कितने घंटे चला? ये माहौल तकरीबन 3 घंटे चला। 3 घंटे चला? हाँ 3 घंटे तक नंगा नाच होता रहा। हाँ यानी ये शुरू हुआ था तकरीबन 8:30 बजे। हाँ, तो 11 बजे तक 8 बजे से 11 बजे तक तो चला था। 8 बजे से 11 बजे, 10:30 बजे इसके आए। अच्छा 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 अच्छा, आके फिर उन्होंने, अच्छा अच्छा अच्छा, सब होने के बाद में फिर वो कंट्रोल किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब तक अपना बच्चा शहीद हो गया था कि जख्मी था? वही शहीद हो गया था। अपना बच्चा कब शहीद हुआ अंदाजा? मस्जिद में, यानी 10:30 के तकरीबन। यानी खून बहने से शहीद हो गया वो? हाँ, बहुत खून गया। हमला कहाँ किए थे उसके ऊपर? मस्जिद के अंदर ही, सर पे उसको वो नीचे गिर गया तो उसके ऊपर से मारना शुरू था। तलवार वलवार नहीं थी उनके पास? क्या पता अभी नहीं मालूम। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है, अगर फर्स्ट को उधर से मस्जिद तक आने को तकरीबन 15-20 मिनट तो रखते होंगे। हाँ, इतने बड़े माप को आने को सुबह 7 बजे निकले होंगे, 7 बजे निकले तो 8 बजे तक पहुंचे होंगे, है ना? नहीं, 8 बजे से शुरू किया था उन्हें ऊपर से, फिर वो मस्जिद में जो शुरू हुआ 8 बजे शुरू हुआ? नहीं, चौक में शुरू 8 बजे से हुआ। 8 बजे से शुरू हुआ? हाँ, तो मस्जिद में कब पहुंचे फिर वो? 9-9:15 के दरमियान। अच्छा 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 अच्छा, यानी ये वाकया मस्जिद, तो ईशा की नमाज कितने बजे है तुम्हारे पास? 9:15 को। अच्छा, समझ में आ गई बात। तो 9 को 10 को 5 को नमाज खत्म हुई, तो आप जो है नमाज नफिल पढ़ते, आपस में बातचीत करते बैठे थे? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और जमात के सब मिला के 15 आदमी थे मस्जिद में? नहीं, ज्यादा 15-20 थे, उसमें से 2-3 कुछ उधर से भाग के गए। डर के भाग गए? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने कुछ वो शिव प्रतिष्ठान या संभाजी बिरे का नाम भी कुछ लिया क्या? नहीं, वो विक्रम पावस्कर बोल के है, उसका नाम ले रहे। क्या बोले थे वो? विक्रम पावस्कर ने बोला है किसी को रखने का नहीं, सबको खत्म करने का, एक भी लांडे छोड़ने का। ये बात है। कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। गृह मंत्री अपना है। जी ये सुना गृह मंत्री अपना है विक्रम पावस्कर। हाँ। अब उसके आगे अच्छा, सुनिए। गृह मंत्री अपना है वो शंभूराज देसाई। हाँ। अच्छा, विक्रम पावस्कर का नाम ले रहे थे पूरी ताकत से? हाँ, ले रहे। अपनी मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे नहीं है शायद? नहीं है, अपना काम चल रहा है अभी कुछ पूरा नहीं है। आप क्या काम करते हैं बागवान साहब? मेरा गैरेज है 2 व्हीलर का। अगर आपको जज़ाए खैर, आपने बड़ी मदद की है। मैं डॉक्टर गफ्फार कादरी हूँ। क्यों, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक साजिश के तहत। हाँ सर जी, साजिश तो है। आधे घंटे में कोई इतने लोग जमा हो सकते थोड़ी है। और क्या बात है, क्या कहाँ तक तालीम हुई है आपकी? कहाँ तक सीखे हैं आप? मैं 12 हुआ। मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, मैं आपसे टच में रहूंगा। और किसी का नाम ले रहे थे क्यों? और किसी का नहीं, उसका एक ही नाम था। अच्छी बात, अच्छी बात। आपने जो जख्मी लोग हुए हैं उनमें से किसी ने तकरार दिया क्या पुलिस में? दिया है ना। कौन दिया है?
मेरे भाई ने दिया है। दिया है, तो उसमें ये सब बातें हैं, विक्रम पावस्कर का नाम है उसमें। है ना। सुनो, अच्छा, और उसमें ये भी था कि गृह मंत्री हमारे पीछे है, हाँ, शंभूराजे देसाई, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र। बाप रे बाप। अच्छा अच्छा, तकरार में है सब। हाँ है ना। पुलिस ने नोट नहीं की उनकी बातें। हाँ, पुलिस ने तकरार जो तुमने दी है उसकी कॉपी तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास तो नहीं, हमारे वो जो सब देख रहे हैं कराट सतारे के समझ लोग, में आ गया? उनके पास। फिर्यादीने जखमी आहे त्यांनी तक्रार दिल्यानंतर सुद्धा पोलिसांनी विक्रम पावसकरचं नाव वगळलं. अभी सुनो ना, बात ये है कि यंत्रणा पूरी पावस्कर देवेंद्र फडणवीस के इशारे पे काम करेगी। अभी हम इस निष्कर्ष को पहुंचे हैं कि उन्होंने अखबार में बात में आप चैनल देखे तो उसको क्या आता मालूम तुमको? 2 गटात राडा। इसको चूंकि हमारे कान में बीवी समझे क्या हमारे 2 गटात एका गटाने जमावने जाऊन मुस्लिम समाजावर हल्ला केला, कुठे राडा होता हो? आणि जे व्हॉट्सअपवर इंस्टाग्राम आला होता या मस्जिदीमध्ये माणसाचे काही संबंधित नाही होत, आणि पावस्कर काही सांगू शकतो का? क्या मंत्री बीजेपी का है, क्या डीएसपी बीजेपी का है और सेकुलर पार्टी के लीडर सो रहे हैं क्या? तो हमारी मांगनी है कि अगर डीएसपी को सस्पेंड नहीं करते हुए, पावस्कर को अरेस्ट नहीं करते हुए और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जिसने संविधान की शपथ उठाई है उसने बोलना चाहिए कि मेरा उससे रिश्ता है क्या नहीं है, उसका स्पष्टीकरण चाहिए। हम मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, हम राज्यपाल के पास भी जाएंगे और जरूरत पड़े तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारा मानना यह है कि महाराष्ट्र में एक ऐसी घटना है जहां पर मानवीय हक, अल्पसंख्यक के हक, ये सब बातों की धज्जियां उड़ाई गई। अब मैंने जो बातें आपसे कही थी मैंने कह दी है। हमारे भाई आखिर मुजावर साहब कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, फैयाज भाई कुछ बोलना चाहे तो पंचनामे का बताइए। ठीक है, गफ्फार कादरी साहेबांनी तो आपको वाक्य बताया, गफ्फार कादरी साहेबांनी तो आपल्याला सगळं सांगितलेलं, पण प्रशासन म्हणून प्रशासनाची जबाबदारी असते जर धार्मिक स्थळावरती आणि एका मायनॉरिटीवरती हमला झाला तर त्या जिल्ह्याच्या त्या गावाला व्हिजिट करून पंचनामा करायचा असतो. आजपर्यंत कुठलाही पंचनामा झालेला नाही. ज्याची दुकान जळालेली आहे मोबाईलची त्याची एफआयआर सुद्धा घेतलेली नाही. त्या माणसाने कधी एफआयआर दिली? काल तक्रार लिहून दिलेली आहे, अजूनपर्यंत एफआयआर नाही. म्हणजे ह्या सगळ्या प्रकरणात पोलीस प्रशासन, काही तिथले शासनाचे अधिकारी हे सगळे इन्व्हॉल्व आहेत. हे दंगे प्री प्लॅनिंग झालेले आहेत. हा एक पॅटर्न चाललेला आहे महाराष्ट्रामध्ये. जसं आपण नगर पाहतो, पुण्यात पाहिलं, पुण्यात तर नितेश राणे स्वतः सांगतो की आमचा बॉस सागर बंगल्यावरती बसलेला आहे, यांचे हातपाय तोडा. बाबरी आम्ही केलेली आहे, पुण्यात अजून एक बाबरी करू, असे छेतवणूक देत असताना महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी वगैरे काही त्यांच्यावरती कारवाई करत नाही. सुप्रीम कोर्टाची गाईडलाईन आहे, असे जे जातीवादी स्टेटमेंट देतील त्यांच्यावरती सुमोटोनी गुन्हा दाखल करायचा आहे. यांना मोकळी दिलेली आहे आणि गृहमंत्री एक शब्द सुद्धा काढत नाहीये. ये उनके पिताजी आपके सामने हैं, राखत भाई, उनके कुछ सवाल होंगे तो आप जवाब दीजिए, या आपको कुछ कहना है तो आप कहिए। निकले हैं और मिरज को जाने के लिए, और 8 बजे हम लोग गए हैं. उस वक्त तक कुछ भी नहीं था वहां पर. हाँ, शाम में 8 बजे 10 तारीख की 8 से 1 घंटा पहले हाँ, वहां पर से हम लोग निकल गए थे. और आधे रास्ते में जाने के बाद हमारे घर में से अहिल्या का फोन आया कि लड़का अभी तक घर नहीं आया है. तो मैंने फोन लगाया 2-4 मरतबा. 10:26 हुए थे मैंने फोन लगाया तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया. तो मैंने घर में बोल दिया कि भाई उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, और मैं सीधे जाकर हम लोग 11 बजे
मिरज में जाके आराम किए मेहमान के यहाँ। रात को 3 बजे के करीब फोन आया कि लड़के को ऐसा ऐसा दवाखाने को लेके गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। पुलिस से मैंने बात किया था क्योंकि एसपी मोरे उन्होंने मुझे फोन लगाया। मैंने ट्रू कॉलर से उनका नाम जो है सेव करके रखा। पहले तो 2-3 मरतबा मैंने नहीं उठाया कि मैंने कहा रात में अपने पुलिस का क्या सवाल पैदा होता है। तो फिर दोबारा फोन आया, फिर मैंने उठाया तो उन्होंने कहा की किरकोळ झालेला आहे, काही लागलेलं नाही, जरा मुक्का मार लागलेला आहे आणि त्याला दवाखान्यात नेलेलं आहे आणि तुम्ही लगेच या। तो फिर कम से कम 6-7 मरतबा उसी फोन से मुझे हमारे घर में से फोन आया कि जल्दी से आओ, हमको पुलिस स्टेशन पुलिस लेके जा रही है। हमारी बहू को और हमारी अहलिया को दोनों को लेकर गए ये लोग। तो बाकायदा तौर पर उनको भी यही बताया गया कि कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें काही घाबरायची आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चला। उनको लेकर गए और डायरेक्ट सातारा सिविल में लेकर गए, जहां पर जो था डेथ हो गई थी। हम लोग 5:45 बजे वहां पर पहुंचे, 5:45 बजे, हाँ सुबह के 5:45 बजे। 5:45 बजे जाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्ही जाण्याची तयारी करा। मुलगा असा असं बाजूला घेऊन मला सांगितलं की असं असं झालेलं आहे आणि आम्ही पोलीस प्रोटेक्शन मध्ये तुम्हाला घरी पोच करतो, नंतर तुम्हाला घेऊन जाता येणार नाही, कर्फ्यू लागलेला आहे, लगेच आत्ता घेऊन चला। तर मी म्हणलं असं कसं, आमची लोक येऊ दे, लोक आल्यानंतर आम्ही पुढचा निर्णय घेऊ। मग त्या मुलाच्या मामाला म्हणजे आमच्या मेहुण्याला आम्ही बोलवलं आणि तिथून नंतर ते आल्यानंतर आम्ही विचार विनिमय केला। ते म्हणले की आत्ता लगेच न्यायचं नाही, सगळी लोक येऊ दे, लोक आल्यानंतर आपण प्रेत ताब्यात घेऊया। अशा पद्धतीनं संध्याकाळपर्यंत 4-4:30 झालेले होते आणि लोकांचा जमाव तिथं जमा झाला आणि तिथं घोषणा वगैरे काही दिल्या नाहीये। सरकारला काय आवेदन द्यायचं तुम्हाला? सरकार झोपल्यासारखं करायला लागले, म्हणजे झोपलेलं नाहीये। कारण त्याच्या अगोदर 8 दिवस अगोदर निवेदन दिलेलं आहे लेखी स्वरूपामध्ये, तहरीरी तौर पर दिया हुआ है। उसके बावजूद अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पुलिस को बाकायदा तौर पर बताया गया है कि भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंस होने वाला है, उसके बावजूद अगर पुलिस नहीं ध्यान देती होगी तो उसको क्या कहेंगे? क्योंकि निकम्मे लोगों को जो है इसके अंदर हुकूमत में है निकम्मे लोग। सीएम भगवान साहब मुझे बताइए कि आपका बच्चा हाँ इंजीनियर था, क्या करता था, कैसा वहाँ पर शामी मस्जिद में कब आया, और जो इंसिडेंट आपके सामने लोगों ने बयान किया वो क्या था? देखिए वो तो जीसीबी चलाता था और उसी के ऊपर हमारा घर का मामला था। और 10-12 जानवर है हमारे, भैंस वगैरह है, गाय है, बकरियां हैं, चारा लाना। और वो क्या हमारी खुद की खेती नहीं है, वहां पर उसके ससुर की खेती में से लाता था। दिन भर वो खेती में काम करता था और शाम को जो है हमारे साथ में, दिन भर मेहमान आने की वजह से वो लोग कहीं भी नहीं थे, दिन भर मेरे साथ में ही था। सिर्फ उतना कहा था कि भाई शाम को जो है जमात वालों की दावत की है, उनके साथ में मैं खाना खाऊंगा, मैं घर पर खाना नहीं खाता। मेहमानों के साथ में मैंने खाया और 8 बजे में निकल कर गया। उसके बाद मस्जिद में क्या हुआ उसका तो पता नहीं, क्योंकि हमारे भाई जो थे ये जमात में थे, वागिरी के हैं ये, और इनके साथ में क्या वाकया पेश आया इनको ही मालूम है। अभी से बात को आप अब्दुल कादर साहब आप बताएं। मेरा नाम अब्दुल कादर जिलानी मुल्ला है। मैं पुष्पसवाड़ी के बाजू में वागिर गांव का रहने वाला है। हमारी जमात वहाँ गई थी 2 दिन पहले जुमा को, और हमारा खाना पीना हमने बना के रखे थे। इनका लड़का जो नूरुल हसन है हमारे साथ में नमाज पढ़ता, नमाज अजान हुई 8:30 को, जमात खड़ी 8:45 को, और 9 बजे जमात हमारी हो गई और कुछ लोग नफिल पढ़ रहे थे, सुन्नत पढ़ रहे थे। और फिर हमारा खाने का निज़ाम बना था, हम लोग सब खाने की तैयारी में थे। हमारे कुछ लोग खाना निकालने की तैयारी में थे, इतने में आवाज आई, 9, 9:15 बजे आवाज आई बाहर से। आवाज आने के बाद में हमें सब रुक गए और फिर हमारे को पता लगा कि ये लोग कुछ तो गड़बड़ है।
फिर हम रुक गए। रुकने के बाद में फिर मस्जिद तक 9:30 को पत्थर मारने शुरू करे। पत्थर मारते मारते फिर हमारे बाइक वो सब जलाकर, और पहले ही लाइट बंद करे थे, ये हंगामा होने से पहले लाइट बंद करे थे। फिर पत्थर ज्यादा मारे और मस्जिद का काम शुरू था, इसलिए वहाँ इसके हाँ, फिर वो अंदर घुस गए। अंदर भी पत्थर मारने लगे। अंदर पत्थर मारने के बाद में हम लोग चुप के बैठे थे भीत के बाजू में। फिर कुछ देर के बाद में हमारे पास सब लोग आके एक एक पास से 10-12 लोग हाथ में रॉड काटी ऐसे कुछ पत्थर ये लेके हमारे को एक जन पे, हमारे 11 लोग थे। और जब भी इनका लड़का नूरुल हसन गिर गया तो मैं भी वहां गया, तो मेरे सर पे भी चोट लगी और यहाँ मेरे हाथ पर ये है निशान है, ये रॉड से उन्हें मारते थे। पीछे भी मेरे पीठ को मारे, फिर यहाँ से भी मेरे को मारे तो यहाँ से खून बहने लगा। और फिर हाथ को भी जख्म है, हाथ को ऐसा में प्रतिकार करने लगा तो इधर भी मारने लगे। और हमारे पे कम से कम 8-10 लोग एक एक को मारते थे। और फिर हमारे सब लोग को इतना मारे, वो मारने के बाद में कुछ फिर मैं तो बेहोश गिर गया। और फिर आगे का कुछ था तो इतना मेरे को ख्याल भी नहीं आया। गावाची कोण तुम्ही गावाची प्रॉपर तुम्ही आम्ही प्रॉपर मला सांगा यापूर्वी तुमची कधी भांडणं झाली किंवा असा तणाव त्या भागामध्ये झालाय का? नाही कधीच झालेलं नाही, म्हणजे हिंदू मुस्लिम वाद कधीच नाही. कारण ते त्याच्या अगोदर एक 8 दिवस अगोदर ते पूजा होती. पूजेला जेवण सुद्धा मुस्लिम समाजाने दिलेलं आहे. सर्वप्रथम मुस्लिम समाजाच्या लोकांनी ते जे हरिनाम सप्ताह होता का नाही, त्याला जेवण सुद्धा मुस्लिम समाजाने दिलेलं आहे अगोदर. कारण प्रत्येक वर्षी तेच देतात मुस्लिम समाज सर्वप्रथम. नाही कधीच नाही. गावाचा आहे गावाबाहेरचा आहे? गावाबाहेरचं आहे ते. आणि त्यांनी मला तुमचं घर शोधायचं आहे, मला लगेच मिळून जाईल. आणि इतका मोठा जमाव करण्यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम त्याची नियोजन केलं पाहिजे. अगोदर सगळी यंत्रणा केल्याशिवाय तसं एवढं हे जमाव होत नाही ना. आणि गावचे लोक रहने वाला कहाँ का है? सातारा डिस्ट्रिक्ट का है, प्रॉपर गावाचा नाही. और वो फरार है क्या? हाँ अभी क्या अभी फरार है वो. आणि हे जमाव जो होता नाम नहीं देता, बैठे थे 1 महीना होता आ रहा ना अभी तक. करेला डाले थे उन्होंने ले नहीं रहे. पहले आपने डाले थे उनका नाम. नहीं कर रहे बोले ना. मैं ये बोलना चाह रहा था कि वाली साहब ये बोल रहे हैं कि वो फरार है क्या. पहली बात ये है, तकरार में उसका नाम देने के बावजूद FIR में नाम नहीं आया. निकाल दिए. FIR में नाम नहीं आने की वजह से उसको अटक करने का दबाव पैदा नहीं हुआ. बारंबार तकरार दे रहे. हमने 11 सितंबर को ऑलरेडी तकरार दी थी मैंने, फिर 17 सितंबर को दी थी, फिर 18 सितंबर को दी थी. उसके बाद भी जहां का वहां मामला अटका हुआ है. तो आप समझ जाओ पावस्कर कितना ताकतवर आदमी है और होम मिनिस्टर कितना काम कर रहा है. ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि इस बात को आप छापिए और हमको सहकार्य कीजिए. उदयन राजा आए थे. सिर्फ कैसा है, पीठ पर से हाथ सबने घुमाए. दादा भी आए थे, दादा ने भी कहा कि तुम्हें क्या घबराइए नहीं, क्योंकि ये जिस वक्त दी गई, ये तकरार दी गई थी कि बाबा ऐसा ऐसा होने वाला है, उस वक्त भी पुलिस ने कहा था कि तुम्हें काय घाबरायचं नाही, तुम्हाला काही होत नाही. नहीं मालूम सर. सुन तुम क्या पूछे? आप कुछ पूछ रहे थे. मैंने माफ करा, आपको डिस्टर्ब किया, मैं सॉरी. हाँ, क्या आपकी अपेक्षा है कि हमारे जो होम मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेंगे, कोई इनिशिएटिव लेंगे? देखो अगर वो नहीं करते हैं, हाँ, इसके आगे आपका एक्शन प्लान? देखिए हमने आपसे अभी कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में हम चंद दिनों के बाद
धरने आंदोलन करेंगे और संवैधानिक तौर पे 10 तारीख को जब तक तैयारी करेंगे ना। हाँ, और मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे। अगर वहां भी इंसाफ ना मिले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे। क्लिप जिससे वायरल की क्या? कोई पता नहीं चला ना। अरे भाई, पुलिस यंत्रणा बहुत मेहनत से काम कर रही है और कब तक नहीं चलता मालूम नहीं। और उसके आगे की स्टोरी सुनो बाजित भाई, एसपी, उसके बाद उसके पीछे की स्टोरी, वो जो आदमी की फोन से हैक हुआ था ना, वो पुलिस कस्टडी में था और उसका फोन भी पुलिस कस्टडी में था उस वक्त। समझे नहीं? हैक हुआ वो, उसके बाद हैक हुआ। हाँ, वहां से गया वो, पुलिस से कस्टडी से गया वो। यानी वो जो मैसेज गया, अभी वो सही इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं ऑथेंटिकली बोला नहीं, मैं मुझे जो बताया गया कि उसका फोन पुलिस कस्टडी में पहले से था, उस बीच में वो इंस्टाग्राम गया। अब ऐसा लगता है डॉक्टर साहब इलेक्शन आ रहे हैं कि सब प्री प्लानिंग चल रहा है, जहाँ मुसलमान समाज की संख्या कम है वहां पर अटैक करना, उनको डराना धमकाना इस तरह चालू है। जैसे इन्होंने बताया पुना वालों ने, पुना के एक गाँव में हुआ, अहमदनगर में हुआ। देखो भाई, पूरी राजनीति इस बात पे चल रही है कि ये देश में संविधान पे काम नहीं चलेगा। इलेक्शन जीतने के वास्ते कर रहे होंगे, मगर हमारा जो सबसे अहम बात यह है कि देश संविधान पर चलना चाहिए और देश संविधान पे नहीं चलेगा और जो सत्ता में बैठे हैं वो अपना संवैधानिक हक और ड्यूटी नहीं बचा रहे। इलेक्शन में देखेंगे हम क्या देखने का है। तो आप सब एक एक से पूछो ना भाई। आप 10 तारीख के वाकया में हाँ और आपकी 3 तारीख में हाँ। इतना देर क्यों लगाया? देखो भाई, हमको जाने को पाबंदी थी, हम 17 तारीख को गए थे, 18 को निवेदन दिए, 4-5 रोज इंतजार किए, फिर हमने आपस में मीटिंग मशवरा किए। हम एक राजकीय पक्ष है, हमारे बड़े नेता से पूछकर आपस में राय मशवरे से काम करना चाहिए और कोई भी बात करने से पहले हमने सोच समझ के करना चाहिए, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मगर इसको छोड़ने वाले नहीं है, इसका हम परसुएशन करेंगे। मैं आपको सुना दूं, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में आज से 1.5 साल पहले एक शेख इरफान नाम के बच्चे को पुलिस कस्टडी में मार दिए थे। मैं यवतमाल 3 वक्त गया, भुजबल साहब वहां के एसपी थे, स्पेशल आईजीपी मीना साहब थे, सीआईडी के इंस्पेक्टर के पास गया, 15 दिन महीना भर चक्कर मारते रहा। इन बेईमानों ने कोई काम नहीं किया। फिर मैंने याचिका दाखिल की नागपुर हाई कोर्ट में। एक पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल सस्पेंड हुए, 302 का गुना दाखिल हुआ, चौकसी चल रही है। यहाँ पीछा छोड़ने वाला नहीं मैं। इसके आगे आपके 10 तारीख से आप धरने आंदोलन, हाँ, पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे कोर्ट में। सुनो एक पत्रकार बांधवांनी जरा 2 मिनिटं लक्ष द्या। कसं आहे, या गावामध्ये पुशेसावडे या गावामध्ये नूरुल हुसन जो मुख्यमंत्री पडलेला आहे, त्याचे संबंध अगदी दुसऱ्या जाती धर्मातल्या लोकांबरोबर एवढे चांगले होते की त्याचे काही फोटो आहेत माझ्याकडे। ते बघा, त्याचे काही फोटो आहेत, नूरुल हुसनचे फोटो आहेत। म्हणजे तो अनेक जाती धर्माबद्दल, आपल्या जातीबद्दल पण प्रेम आहे, पण दुसऱ्याही जाती धर्माबद्दल प्रेम केलं पाहिजे ही त्याची भावना होती। कारण मुळातच त्याचे वडील शिक्षक आहेत, त्यांनी समाज घडवलाय बरोबर, आणि ह्याच्यामध्ये तो सोडून बाकीचे सगळे दुसऱ्या जाती धर्मातले लोक आहेत। गडकिल्ले चढ़ने की मुहिम जो रहती भगवान उसमें भी शामिल। अजून एक मी सांगतो पत्रकार बांधवांनो की तुम्ही म्हणताय की जरतरच्या गोष्टी करताय की उशीर झाला, हे झाला, ते झाला। तुम्ही आता जरी त्या गावात जर मध्ये गेला ना, तरी तिथल्या मुस्लिम लोकांना जर तुम्ही जर म्हटला की मला तुम्हाला काही विचारायचं आहे, तर ते तुमच्याशी बोलू शकत नाही, ते घरात जाऊन बसतात। एवढे दबाव खाली आहेत तिथले लोक, एवढा फार मोठा दबाव आहे। हा दबाव कुणामुळे वाढलाय? आता जी मी संघटना म्हणणार नाही, संघटना ही समाजासाठी काम करते, पण ही टोळ्या काम करतात।
जे सत्तेमध्ये बसलेले लोक आहेत किंवा सत्तेमध्ये ज्याला बसवायचं आहे अशांच्या टोळ्यात हे असे गाव हुडकतात आणि अल्पसंख्याक घटक बघतात आणि तिथं हल्ला करतात. संघटना मी मुळात म्हणणारच नाही, संघटना ही समाजासाठी काम करते. त्यामुळे पुशे सावळेमधील जो समाज, मुस्लिम समाज बांधव आहे तो अजून सुद्धा दबावाखाली आहे. मुळात सातारा जिल्हा हा आपल्या एकनाथ शिंदेचा आहे, मुख्यमंत्री साहेबांचं गाव आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये 22 तारखेला निवेदन दिलं जातं मुस्लिम समाजाकडून की बाबा अशा गोष्टी होतात. त्यात शंभूराजे देशमुख जे देसाई जे आहेत त्यांना पण निवेदनाची एक प्रत त्यांना गेलेली आहे. त्याच्याबद्दल त्यांनी काय अहवाल घेतलाय, काय चौकशी केली आहे. त्याच्यानंतर 8/9/2023 या दिवशी सुद्धा निवेदन दिलं जातं. जेव्हा एखाद्या समाजाचं दोनदा निवेदन दिलं जातं त्याबद्दल प्रशासन काय करतंय त्याचा अहवाल घेतला का वरचा जे सत्तेत लोक आहेत किंवा एसपी साहेब आहेत. आता जर तुम्ही त्यांना विचारलं या दोन्ही निवेदनासंदर्भात तुम्ही काय अहवाल जमा केलाय, काय अहवाल ही केलाय, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला तफावत दिसून येणार. शासन आणि प्रशासन कोणतंही काम तिथं नीटनेटकं करत नाही हे आमच्या लक्षात आलेलं आहे. आपका कुछ क्वेश्चन था? बागमारे साहेब तुम्ही हे म्हणता की तिथे मुस्लिम समाज दबाव आहे, पूर्ण दबावामध्ये आहे. कोणाच्या दबावाखाली आहे? टोल्याच्या का पोलिसाच्या, प्रशासनाच्या? जर मुस्लिम समाज तिथे दबावाखाली आहे तर हिंदू लोक का पुढे येते? जब गोळा गोविंदाने राहतात ते गावामध्ये तर हिंदू लोक का इतर समाजाने साथ द्यायला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता आपल्या दोघांची भावना वेगवेगळी असू शकते साहेब, त्यांच्या भावनेबद्दल मी बोलू शकत नाही. त्यांना काय पाहिजे किंवा त्यांनी आलं पाहिजे असं पण मी बोलणार नाही. त्यांच्या भावना. आपका क्या क्वेश्चन था? अरे ये देखेगा, अब 1 महीना होते आ रहा है प्रसाद को, उसके बाद 1 महीना नहीं, अभी तकरीबन 20 ये भाई 20 दिन के अंदर आपको हिंदू संगठन की ओर से या पुलिस की ओर से या कुछ सियासी लोगों की ओर से आपको धमकी वगैरह आ रही क्या आजकल? अभी तो नहीं है भाई, कुछ खा भी नहीं है हमको। वो अभी धमकी के खा भी नहीं है हम अभी। वाघमारे साहब हमारे आप सब पत्रकार आए, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं इमाम पार्टी की तरफ से, और खाना खा के जाइए।